सुना आपने? 10,000 ने जान ले ली, 10,000 में कछु नहीं होगा। 10,000 में क्या होगा? 2 बच्चे हैं जिसके, पत्नी है, 80 साल की बूढ़ी मां है। कंट्रोल रूम, एक बार राजनीति के संवेदनहीन लोगों को एक बार फिर दिखाइए, उस 80 साल की बूढ़ी मां और पत्नी की बात फिर सुनवाइए, आप फिर सुनवाइए। हो सकता है इनकी संवेदनाएं जगें। जो जिला पंचायत चुनाव खाली लड़ने में लगे हुए हैं उनको दिखाइए, दोबारा सुनवाइए। शिक्षा मित्र की पत्नी ₹1000 महंगाई हो गई, कुछ नहीं हो गए। अच्छा, पहले ये तो कह रहे थे पहले। और क्या, मैं जयपुर से कहते मैंने कोई बात नहीं, हम मिल गए भाई, मैं यहाँ सफर कर लियो, कोई बात नहीं। मेरे दिन में टेंशन में रहता, और दिन में टेंशन में। टेंशन मत करो, बच्चन गाय देखो अपने, बच्चा है तो सब कुछ है। सराज है। मैं तो जयपुर से आए, मेरे को पता लगी जब आए मैं जयपुर से। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे बनाओ, उनको लेकर कहा जाए, बनाओ तो बर्बाद खाना, छोटे छोटे बच्चे लेकर 10,000 पीछे से एकदम टेंशन में रहते थे, बोलते थे क्या करें भाभी, बताइए कैसे खर्चा झेले, कैसे रहें, कैसे अपने बच्चों को पाले, बताइए सरकार ने ये किया। आज मैं दुनिया से नहीं है, बताओ क्या। किया जाए, इसी 10,000 के पीछे उसने अपने छोटे छोटे बच्चों की तरफ नहीं देखा। बच्चा ने तरफ नहीं देखा, नहीं चाहता उनको कौन सा जाते तो हो जाते, अब 10,000 रुपये महंगाई हो गई। सुन रहे हैं आप लोग? आज मैं बार बार चर्चा के साथ बीच बीच में सुनवाऊंगा। संकल्प पत्र में टाइपिंग करने वाले सरकार के शीर्ष पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश की शीर्ष सत्ता पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये करुण क्रंदन, ये रुलाई, ये पीड़ा, ये विरह, जिस पत्नी का पति चला गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए, 80 साल की बूढ़ी मां का सहारा चला गया, सुनिए। और फिर संकल्प पत्र बनाने का वक्त आ गया है, फिर बनाइएगा संकल्प पत्र, फिर बनाइएगा संकल्प पत्र, आ गया है, वक्त आ गया है। राजनीति में संवेदनाएं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, राजनीति में संवेदनाएं खत्म हो गई तो लोकतंत्र पर यह खतरा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवेदनशील राजनीति होती है। मत करिए वादे जो पूरा नहीं कर सकते हैं, मत करिए ऐसे झूठे वादे। आपने सुना होगा सबने, पिछली सरकार में पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलाइए, हताशा और निराशा लाने की जरूरत नहीं है। आगे मैं बढ़ता हूं, हमारे साथ जाने, विपक्ष के लोग जाने परिवार का एक्चुअल इस समय क्या कंडीशन है परिवार की। आशीष चित्रांशी जी, परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये 3 भाई थे, एक छोटा भाई जो है वो हैंडीकैप्ड है और जो इनके बड़े भाई हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं, स्वरोजगार है, खेती बाड़ी किसानी देखते हैं। ये
काफी दिनों से डिप्रेशन और अवसाद में थे। लगातार अपने शिक्षा मित्र भाई बहन जो भी जिन लोगों से ये बात करते थे तो बहुत ज्यादा खुल के बात इधर 1-2 हफ्ते से नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि इनके लोगों से मिलने वाले मित्रों से पता चला है। जिस दिन इन्होंने फांसी लगाई है उसी दिन 10-11 बजे इन्होंने एक मीटिंग भी की है संकुल की, जो कि शिक्षा मित्र के पद पर थे। तो संकुल की मीटिंग हुई है और संकुल की मीटिंग में इन्होंने प्रतिभाग लिया है। प्रतिभाग करने के बाद इनके दिमाग में क्या उठा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई समझ नहीं पाया है। और दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास एक कमरे में गए हैं और पत्नी का दुपट्टा था, उस दुपट्टे से इन्होंने कुंडे में फंसाया है और वहीं पर इन्होंने फांसी लगा ली है। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन इनके जो घर वाले हैं, जो इनकी बूढ़ी माँ है, वो बोलने में बिल्कुल असमर्थ है। 80 साल की महिला है और 80 साल की जो हमारी माता जी हैं वो बोल नहीं पा रही हैं। पत्नी विक्षिप्त है, बच्चे बेचारे रो रो के बुरा हाल है। 4 बच्चे हैं चित्रांशी जी और चारों बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 12 साल है। अब आप समझिए कि और इससे छोटे बच्चे कितने होंगे। 4 बच्चे हैं टोटल। जिस महिला का आपने बयान दिया है वो इनके घर में एक रिश्तेदार है और वो जयपुर से आई थी। कोई बोलने के लिए मतलब बिल्कुल किसी का सेंस काम नहीं कर रहा था। तो उनके परिवार ने अपनी पीड़ा बताई है और पीड़ा बताते हुए वो इस कदर रोने लगी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये हमसे बात करते थे, 10,000 रुपए मिल रहे थे, बड़ी परेशानी थी और कई बार इसके पहले 50,000 रुपए, 40,000 रुपए सरकार ने कर दिए थे और आराम से घर परिवार। यहाँ तक कि चित्रांशी जी, मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि ये 13वीं घटना है लगभग फांसी की। इसके पहले 2 दर्जन से अधिक लोगों ने फांसी का रास्ता चुना है। 2 दर्जन से अधिक ये वो लोग हैं जिन्होंने फांसी लगाई है इस उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा अवसाद में, अटैक से, हृदयघात से और अन्य कारणों से कम 2000 से अधिक मौतें हुई हैं, जिसको लेकर के मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार RTI मांगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी ने उसका जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, किसी भी अधिकारी ने उसका जवाब नहीं दिया। अभी आप देख लीजिए, हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, इन पंचायत चुनाव में सरकार के पास आज तक एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, जबकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, IAS है, PCS है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आज तक इनके पास आंकड़े नहीं है कि हमारे कितने लोग एक्सपायर हुए हैं। त्रिभुवन, मैं आपके पास आऊंगा। आंकड़े तो सबके पास हैं। आंकड़े तो जब प्राथमिक शिक्षक संघ ने 1600 का आंकड़ा दिया था तो उसमें पहले बार 3 को माना था कि 3 की मौत हुई है। तो आंकड़े सबके पास हैं। आंकड़ों को मानना, जानते हुए भी ना मानना, ये राजनीति की यही, जिस बार बार मैं एक ही शब्द पे आता हूं, संवेदनहीनता है। मैं आकाश राय के पास सीधे चलूंगा, बाकी लोगों को फिर जोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी से हैं आकाश, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। आकाश, आपने सुना होगा, पूरा मामला सुन लिया। 4 बच्चे हैं घर में, 10,000 रुपए मिल रहा था। 12 साल का सबसे बड़ा बच्चा है। और उसके पहले आपने, सिर्फ आपके नेता नहीं, देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके लंबे चौड़े वादे, ये भी आपने सुना होगा। 4.5 साल बीत चुके हैं। क्या ये संकल्प पत्र किस लिए होता है? सिर्फ वोट लेने के लिए होता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी संकल्प पत्र होता है उसको भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हम जो भी वादे चुनाव में जाते समय करते हैं उन वादों पे ही काम करते हैं। ये जो बैठे हैं शिक्षा मित्र, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? आपने शिक्षा मित्रों के लिए क्या किया 4.5 साल में? आप बता दीजिए, मैं अभी डिबेट खत्म कर दूंगा अभी। आप ये बताइए कि जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आप बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो।
और शिक्षा मित्र हो या कोई भी हो, पूरे प्रदेश में कोई भी हो, किसी भी बात का कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सबके साथ खड़ी है। अगर उनको कोई समस्या है, उनसे कोई बात लगती है कि नहीं वो उनकी समस्या का निदान होना चाहिए, तो वो आए बात करें। हमारे बताइए, एड्रेस बताइए, मैं भेज रहा हूं त्रिभुवन सिंह को, अभय सिंह को, संतोष भट्ट को, अनीता श्रीवास्तव। कहाँ है जरा पता बता दीजिए। 5 KD को मैं जानता हूं, और वहां के धक्के खा के और लाठियां खा के सब थक चुके हैं। नहीं, देखिए, लाठियां खाने, लाठियां चलाने की जहां तक बात है, वो विषय अलग हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा ये साफ कहना है कि अगर इनको कोई भी समस्या है तो ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले। हमारे सीएम है दिनेश जी हैं, डॉक्टर शर्मा जी हैं, वो शिक्षा विभाग ही देखते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले। अगर हमारे लोग इनको मिलने के लिए समय न दें, आप रुको, त्रिभुवन कुछ कह रहे हैं, त्रिभुवन की बात अभी मैं आपको सुनवा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। 3 साल, 1 मिनट त्रिभुवन जी, आप लोग की बात में रख रहा हूं। 3 साल पहले एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, और दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जिनके बारे में आप बता रहे हैं ना, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हीं के बारे में सुन लो, पहले आप सुन लो जी, जानकारी के साथ आया करो आप लोग। 3 साल पहले हाई लेवल मीटिंग, उस हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसके मुखिया बनाए गए थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। आज तक उस हाई लेवल कमेटी ने क्या किया? एक पन्ना में 1 लाइन का स्टेटमेंट जारी करके दिनेश शर्मा बता दे क्या किया हाई लेवल कमेटी ने। दूसरी बात मैं आपके बता दूं, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, मैं अभी नाम भी कहोगे तो ले लूंगा, यहीं पे सारे प्रतिनिधि बैठे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने, और ऑन रिकॉर्ड कहा भी एक साथी ने हमारे शो में, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा उस साथी से, उस शिक्षा मित्र से, कि ये बहुत बड़ा मामला है, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मेरी भी रोजी रोटी चली जाएगी। ऐसा कौन सा बड़ा मामला आप लोग निपटा रहे हो? मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर इनको कोई समस्या है, हमारे मंत्री इनसे मिलते हैं, इनसे बैठते हैं, इनसे बातें करते हैं, और वहाँ पे अगर सरकार को लगेगा कि नहीं इनकी जो मांगे हैं वो वाजिब हैं, इस पे काम होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे काम होता है। 1 मिनट मेरी बात सोच ले जाने दीजिए। रुक जाओ, आपके पास फिर मैं आऊंगा बात पूरी करवाने, आपकी बात आगे पूरी कर दूं। पहली बात तो आपने कहा कि आए बैठे, बैठ के बातें करें, न बात से पेट भरेगा, न बात को ओढ़ेंगे और बिछाएंगे ये लोग, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना कि मांगे वाजिब होंगी, वाजिब और गैर वाजिब, उस मंच से जब लंबी लंबी बातें कर रहे थे तब पहले वाजिब और गैर वाजिब पढ़ लेना चाहिए था, और संकल्प पत्र में लिखते समय भी वाजिब और गैर वाजिब। ऐसा तो है नहीं संकल्प पत्र भरने के बाद और लिखने के बाद ये शिक्षा मित्र आए हैं अस्तित्व में, ठीक है। अब रुकिए आप, मैं आऊंगा आपके पास, कपिल श्रीवास्तव के पास मैं चल रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अपना मोबाइल अनम्यूट करिए, ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट करिएगा। जी बोले। जी कपिल श्रीवास्तव जी, इसके पहले आपकी भी सरकार थी, शिक्षा मित्रों की पीड़ा आज की है नहीं 4.5 साल की। इनका तो आपने देख ही लिया, संकल्प पत्र से लेकर और बड़े बड़े दावे और वादे, लेकिन इन शिक्षा मित्रों का कोई रहनुमा नहीं इस संसार में मिला। सरकारें आई और गई, लेकिन इनके लिए अवसाद, फांसी का फंदा, दुपट्टा, रस्सी, यही इनके जीवन में रहा। जब जब अवसादग्रस्त हुए अपना जीवन त्याग दिए। बताइए उस शाहजहांपुर में अजय प्रताप का घर परिवार कैसे चलेगा कपिल श्रीवास्तव जी? राजनीति कहां? ये राजनीति यही है। 1,60,000 संख्या है, यानी 1,60,000 परिवारों की पीड़ा है, आप समझिए कपिल जी। आशीष चित्रांशी जी, बिल्कुल, राजनीतिक संवेदनाएं कम अगर ना हुई होती इस सरकार में तो आज ये स्थिति नहीं। मैं आपको अपनी सरकार के समय की चीजें कहता हूँ। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा मित्रों को जिस तरीके से हम लोगों ने परमानेंट करने की कोशिश की थी, उसमें बादल भी भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग बने। आपको याद होना चाहिए कि हमने उनको परमानेंट नौकरी पे रखने की कोशिश की, और बकायदा इनको 40,000 की सैलरी जैसे अन्य मिल रहा था वैसे। और उसका भी कारण है भाई, संविधान के अंदर ये बात कही गई है कि समान अगर कोई कार्य है तो उसका समान वेतन होना चाहिए। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर शिक्षा मित्र इनकॉम्पिटेंट था तो उस शिक्षा मित्र की जगह उनको समाप्त कर देनी चाहिए थी। और अगर वही कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है, जबकि वो दैनिक भत्ते पर है या मासिक भत्ते पर है, तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं ना कि अगर वो परमानेंट हो जाएगा, उसको परमानेंट की सैलरी मिलने लगेगी, तो क्या उसकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी? तो ये चीज समझ से परे हो गई।
हम लोगों ने तो एक एक घर के अंदर पूरी सरकारी नौकरी देने का इंतजाम किया था। और मैं आपको बताऊं, शिक्षा मित्र जो हम लोगों ने समस्या उठाई थी, उनके बीच में चूंकि हम सारे लोग रहते हैं, इस वजह से उनको परमानेंट करने की कोशिश की गई थी और इससे कोई भी आदमी इनकार नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको याद होगा कि विषय विशेषज्ञ माध्यमिक शिक्षा में थे, माध्यमिक बोर्ड में, और आपको याद होगा कि उसमें भी हमने ही उनको परमानेंट करने का काम किया था। तो शिक्षा क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे शिक्षाविदों की रक्त शोषण का काम प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं, और अब उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, क्योंकि इनको सरकारी संस्थाएं अच्छी नहीं लगती, इनको सरकारी नौकरियां अच्छी नहीं लगती, इनको पुरानी पेंशन अच्छी नहीं लगती, इनको जो है वो वेतन आयोग अच्छा नहीं लगता। ये तो सारी चीजें सामने आ चुकी है और देश की जनता को ये बरगला दे जाते हैं छद्म धर्मवाद और छद्म और राष्ट्रवाद पर। मैं तो एक बात कहता हूं, रोटी मकान जो सरकार ना दे पाए उसको मत चुनिए। और आप सीधी सी बात है, अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी। और आशीष भाई, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि हम लोगों ने बहुत नेक नियत से एक बीड़ा उठाया था और कार्यक्रम चला करके शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की कोशिश की थी। और एक सुनिए, जब ये परमानेंट हो भी गए, इन्होंने सगड़ियां उठा ली, ये बैंकों से लोन ले लिए अपने आवास बनाने के लिए, अन्य साधनों के लिए, तो ये चीज सुहाया नहीं इन लोगों को कि भाई शिक्षा मित्र कैसे हमारे जो है वो परमानेंट हो सकते हैं और वो भी 40,000 रुपए वेतन पा सकते हैं। आप सोचिए, जिसकी आपने नौकरी ले ली वही शिक्षा मित्र उसी क्लास को उसी पाठशाला में पढ़ा रहा है, और केवल अंतर इतना ही कि अब आप 10,000 में पढ़ा रहे हैं, वो 40,000 में पढ़ा रहा था। उसकी स्टेटस को आपने अचानक कम कर दिया, उसकी बड़ी जरूरतों को जहां पूरा करना चाहिए था वहां उसकी आवश्यकता काट दी। अब मुझे आप बताइए कि कितनी गुर्बत के दिन है कि जिसमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक तबका जो शिक्षक समाज से जुड़ गया, जो शिक्षाविद कहलाएगा, जो शिक्षा दे रहा है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है कि आज तमाम अवसाद की वजह से, तमाम फांसी लगाने की वजह से, बीपी के पेशेंट हो जाने की वजह से, हृदयघात की वजह से हमारे शिक्षा मित्र जो हैं असमान समय पे काल के डाल में समाये हैं। और आशीष भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको वादा करता हूं कि जिस दिन फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार विषय विशेषज्ञ को जिस तरीके से परमानेंट की, फिर शिक्षा मित्रों के लिए कानून लेकर के आएगी, वो सारे रास्ते और रोड़े दूर करेगी जिसमें उनको परमानेंट किया जाए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए जो हम लोग तदर्थ शिक्षक हैं उनको भी परमानेंट करने का काम करेंगे, क्योंकि जो जिस घर के अंदर पाठशालाएं चल रही है, जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनको नौकरी मिलना पहला कर्तव्य है। उसके बाद भी हम अन्य नौकरियों के लिए जगह निकालेंगे और विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी के लोगों को और बीपीएड के लोगों को भी नौकरी देने का काम करेंगे। कपीस भाई, अगर वादे अगर पूरे होने लगे, और आपने जो वादा किया, जिस दिन आप योगी आदित्यनाथ कोई भी ये वादा पूरा कर दे, मैं तो कह रहा हूं, मैं खुले दिल से बिना किसी लालच, लोभ और विज्ञापन के मैं दिन भर अभिनंदन करूं। मैं तो आज ही योगी जी का अभिनंदन करूं, दिन भर उनके तारीफ करूं। कर दे, इनका भला कर दे। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो पीड़ा असली पीड़ा है ना, कि 40,000 रुपए एक बार आप दिए और फिर लाके 10,000 पे कर दिए। बताइए, आदमी ने 40,000 होते ही सोचा होगा कि बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, घर को थोड़ा सा, घर की छत जो टपक रही है वो छत ठीक करवा लें, कर्जा ले लिया होगा, वो और अवसाद की वजह बन जाता है। मैं आऊंगा कपीस भाई, आपके पास आऊंगा। मैं अभय सिंह हमारे साथ हैं, अभय सिंह के पास चलता हूं, फिर वैभव जी के पास चलूंगा। अब हमारे शाहजहांपुर के थे, आज उनके परिवार की जो स्थिति है आप तो देख ही रहे हैं, उनके परिवार वाले लोग एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, आगे उनके परिवार कैसे चलेंगे, ये एक गंभीर समस्या है। इसके लिए क्या योजना है सरकार के पास? अभी चुनाव के समय लगभग 250 शिक्षा मित्र, मैं एक घटना बता दूं, एक प्रदीप कुमार हमारे यहाँ के शिक्षा मित्र थे जो हम लोगों के साथ 10 या 11 अप्रैल को हम लोग साथ ही मिले थे। मिलने के बाद वो चुनाव की ट्रेनिंग में चले गए, हम अपने घर चले गए। 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। 3 दिन बाद उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया है। लगभग 10 दिन हॉस्पिटल में रहे और 5 मई को दुनिया छोड़ के हम लोग का साथ छोड़कर चले गए। आज उनका परिवार किस दशा में है, ऐसे हमारे सैकड़ों शिक्षा मित्र हैं, हजारों शिक्षा मित्र हैं जिनके परिवार किस दशा में है। अभी एक ऐसी ही परिस्थिति अधिकारियों ने उत्पन्न कर दी है। एक नए मैटर को मैं बता रहा हूं,
जो बहुत गंभीर समस्या है। 138 शिक्षा मित्र जो 69,000 भर्ती में पास हैं, उन्हें वेटेज नहीं मिला। वेटेज क्यों नहीं मिला? एक कंप्यूटर की फॉल्ट है। अधिकारियों से पूछा गया, जबकि इसके लिए मैंने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से मिला। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव में गए तो वहां सचिवालय में, तो वहां उप सचिव के संसदीय क्षेत्र से हूँ सर। और सर मैं अपनी व्यथा क्या कहूँ सर, मैं 2015 में प्रधानमंत्री जी से मिल भी चुकी हूँ और उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, और शिक्षा मित्र कभी भी अवसाद में जाकर गलत कदम न उठाएं। लेकिन सर आज क्या हो रहा है, आज तो यही स्थिति, ये विकट स्थिति है सर हमारे सामने खड़ी है कि हम अवसाद में चले गए हैं। हम पढ़े लिखे क्या करें, स्कूल में जाते हैं तो एक शायर का हमने सुना था कि आप अपने काम से हमेशा खुश रहो। काम को जिस दिन आप मनहूसियत से जो है काम पर जाओगे, उस दिन जो है आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। सर हम भी खुशी मन से सुबह उठते हैं और अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करके सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं और पूरे जोश के साथ हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं सर। लेकिन वहीं पर जब एक अध्यापक का एरियर आता है, जब उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है, जब उनकी सैलरी आती है सर, मैं तो प्रथम बैच की हूँ और मैं जो है विश्व बैंक से हूँ सर। मेरी तो सैलरी मतलब 10,000 का मानदेय भी सर 6-6 महीने पे आता है और 6 महीने तक मुझे कैसे सरवाइव करना पड़ता है अपने परिवार के लोगों के साथ। जब वो टीचर अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बात करते हैं कि होली आ गई है, चलो एरियर के पैसे से हम लोग कपड़े खरीद लें, दिवाली आ गई है, चलो बोनस के पैसे से हम लोग अपने घर में कुछ सजावट के सामान खरीद लें, उस समय हमारे दिल में क्या गुजरती है सर, ये हम जानते हैं। सर वादे का क्या है, वादा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था और मुख्यमंत्री जी ने भी किया था। लेकिन सर आज शायद आप लोग माननीय हैं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन शायद आज आप लोग अपने वादे को भूल चुके हैं, इसलिए सभी शिक्षा मित्र समाज अवसाद में चला गया है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर कि हमारी समस्याएं विकट हैं और हमारी समस्याएं सर 21 वर्ष हो गए अल्प मानदेय में हम लोगों को कार्य करते हुए। सर 14 वर्ष में तो भगवान राम का भी वनवास पूरा हो गया था, तो फिर हमारा ये वनवास कब तक सर? हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कि हमारा ये अनीता जी बहुत सही सवाल आपने किया। और सर जब हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ था तो सर हमारे प्रदेश में 22,000 शिक्षा मित्र टेट पास थे और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों को तो सर हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ था 2017 में और हम लोग सितंबर में जब मिलते हैं, मेरा प्रतिनिधि मंडल मिलता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जाओ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर तुम लोग जो है असिस्टेंट टीचर के पद से जो है झंडा फहराओगे। लेकिन सर उसका क्या हुआ? सर हम लोग 2-2 परीक्षा दिए, सुपर टेट का 2-2 परीक्षा 2-4 नंबर से पीछे रह जाते हैं। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा भारांक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको भारांक दिया जाए, इसलिए कि ये उम्र में काफी बड़े हो गए हैं, 50 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए हैं और 21 वर्ष से ये लोग जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इनका अनुभव भी है, इसलिए इन्हें जो है थोड़ा सा शिथिलता बरती जाए। तो सर हम पूछना चाहते हैं हमारा भारांक गया कहाँ? अनीता जी मैं आपके ही सवाल को लेके आगे जा रहा हूँ, आपके सवाल को ही मैं लेके अभी आगे जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब हाँ बोलिए अनीता जी, बोलिए पूरी बात। हाँ सर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है सर, अब थोड़ी सी रिक्वेस्ट है सर कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा करिए। सर हमको एक बैरियर लगा दिया जाता है सर, और ये भी वैध तरीके से नहीं, अवैध तरीके से लगाया जाता है। सर आप ही बताइए कि परीक्षा होने के बाद पासिंग मार्क्स कब लगता है और किसने लगाया है? आज तक किस परीक्षा में लगा है सर ये पासिंग मार्क्स? क्या हमको सिर्फ रोकने के लिए? क्या शिक्षा मित्र ही ऐसा जो है पाप किया हुआ 21 वर्ष में जाकर सर वो स्कूलों में जो है पाप कर रहा है? किस बच्चे को इसने मारा है, पीटा है, प्रताड़ित किया है? किस बच्चे को आगे बढ़ने में इसने रोका है? सर हम घर घर जाकर नामांकन कराते हैं उन बच्चों को बहला, चूंकि हम ग्रामीण अंचल से हैं सर और गांव से हमारा हर बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप से, बुआ है, ताई है, दीदी है, जो भी है, हम जाते हैं उनको लाते हैं स्कूल तक, उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं। आज भी सर जब स्कूलों में कोई भी बात होती है शिक्षा मित्र को पूछा जाता है, क्योंकि ये गांव से जुड़ा हुआ है और कोई भी हेड जो है शिक्षा मित्र को बुलाता है, कहता है कि आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर सर हमारी सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो क्या हम 10,000 ही पाने लायक हैं? सर हम एक बात इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कि
क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि आप 10,000 ही दीजिएगा शिक्षा मित्र को तभी गुणवत्ता बनी रहेगी, और 10,000 से अधिक देंगे तो गुणवत्ता चली जाएगी, ये बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे? और सर क्या हम आज भी स्कूलों में जाकर पढ़ाने का काम नहीं करते हैं? 10,000 में भी तो हम पढ़ाने का ही काम करते हैं। तो जब 10,000 में पढ़ा रहे हैं सर, तो वो हमारा मानदेय अगर जो 25,000 30,000 हो जाएगा तो क्या हम खुशी पूर्वक उन बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे? ठीक है, ये बताइए सर, हम ये पूछना चाहते हैं। ठीक है अनिता जी, मैं आप ही के सवाल को लेकर चल रहा हूँ। मैं त्रिभुवन जी कुछ कहना चाहते हैं। त्रिभुवन जी, हाँ आप भी कह लीजिए बात, तभी मैं आगे बढ़ूँ। हाँ त्रिभुवन बोलिए। चित्रांशी जी, समय कम है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अभी आपकी ही सरकार ने, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, कि जो मृतक थे पंचायत चुनाव में, जो शिक्षक मरे हैं, जो एक्सपायर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को बगैर सुपर टीटी के नियुक्ति दे दी गई, बगैर सुपर टीटी के। ठीक, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक प्रस्ताव, एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी पहुंचाने का कष्ट करें कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, समस्त शिक्षा मित्रों की बात मैं कर रहा हूं, कि सभी लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान, बीमा और मेडिकल की सुविधा देने का काम करें, और 62 वर्ष की मोहर लगा दे, सारा मामला खत्म। प्रशिक्षित वेतनमान। ठीक है, ठीक है आदरणीय नेताजी, मैं चल रहा हूँ, उन्हीं के पास चल रहा हूँ, उन्हीं के पास। मैं वाया कपीस श्रीवास्तव जी, उन्हीं के पास चल रहा हूँ। कपीस जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी मांग पहुंचाने मैं आज अब आकाश राय से, मैं आज आकाश राय से वादा करवाऊंगा ना, कल ये आएंगे लखनऊ, तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। जी का अगर बहुत बड़ा हृदय है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हृदय बहुत बड़ा है, और माननीय मोदी जी का वचन अगर पक्का है, वादा पक्का है, तो एक ऑर्डिनेंस ला करके सारी समस्या खत्म की जा सकती है। आदरणीय चित्रांशी जी, ऑर्डिनेंस लाके खत्म की जा सकती है। लेकिन वास्तव में त्रिभुवन जी, पता है इस देश में बड़ी बड़ी बातें और वादे, इस पे भी टैक्सेशन अगर हो जाता ना, तो राज्य की समृद्धि भी बढ़ती और ये जुबान भी थोड़ी छोटी रहती राजनीतिक लोगों की। पिताजी ने, हम चल रहे हैं कपीस जी के पास। कपीस जी 14 साल हो गए। अनीता श्रीवास्तव कह रही हैं कि 21 साल हो गए। 14 साल में तो राम जी का वनवास खत्म हो गया था, राम राज्य में इनका वनवास नहीं खत्म होने को आ रहा है। और अभी संतोष भट्ट ने बताया कि 18 बार वो मिल चुके हैं मुख्यमंत्री से, अभय सिंह। संतोष भट्ट 100 बार मिल चुके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री से। अनीता श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि चिंता मत करिए, आप लोग की जिम्मेदारी अब मेरी है। 6 साल पहले वादा किया था 2015 में। कैसे खत्म होगा वनवास इनका? खत्म होने कोई है फॉर्मूला? देखिए, वनवास तो खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। केवल मुंह चूमने से काम नहीं चलेगा, कह देने से काम नहीं चलेगा, आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, राजनीतिक दल तो यूं ही बदनाम तो होते ही है, और उसका कारण भी होता है उसके पीछे कि वो निश्चित रूप से जो जनता की चीजें हैं वो पूरी नहीं कर पाते, और अपने वादे पे बहुत से दल ऐसे हैं कि 100% खड़े नहीं होते। मैं एक बात कहता हूँ, समाजवादी पार्टी तो इसी के लिए जानी जाती है कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं, वो हमारा वादा है। हमने अगर कहा था कि विषय विशेषज्ञ को हम परमानेंट करेंगे, तो हमने किया। हमने शिक्षा मित्रों को वादा किया था, तो शिक्षा मित्रों को किया। अब रह गई बात इस चीज की कि योगी सरकार से समाजवादी पार्टी तो नहीं पूरा करा सकती, लेकिन ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, और बहन अमिता जी को भी आश्वासन देता हूं कि हमने ही आपको परमानेंट करने की कोशिश की थी। और अगर ये सरकार वास्तव में शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी होती, समय पे जवाबदेही लगाती, समय पे शपथ पत्र सही से लगाती, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आया था, ये वर्डिक्ट दूसरा होता। लेकिन यहां तो सरकार बदला की कार्रवाई कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने किया है तो हमको इनको नहीं लेना है। बहुत सीधी सी बात। ठीक, आप बदला कार्रवाई कीजिए। आज आप बदले की कार्रवाई में हमारे इतने अपने नौनिहालों को खोना पड़ा है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी बीवियां विधवा हो गए, जिनके मां अपने बच्चों को जो सीने से लगा के सपना देखे थे, वो आज जिंदा है, और उन्होंने उनको कंधा दिया है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी के लिए नहीं हो सकती, ना मेरे लिए और ना ही सत्ता दल के लिए। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं चित्रांशी भाई, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी,
समाजवादी पार्टी एक ऐसा कानून लेकर के आएगी कि सारे शिक्षा मित्र परमानेंट होंगे। और ये भी मैं आपको कह रहा हूं, आज भी 2 लाख वैकेंसियां हैं। 2 लाख वैकेंसियों के अंदर वो लोग भी नौकरी पाएंगे जो बीपीएड और सीपीएड और क्या बोलते हैं बीटीसी और विशेषज्ञ, ये सारे लोगों को हम परमानेंट करने का काम करें। हम इसलिए कह रहे हैं, आप चाहे जो चाहिए आप समाजवादी पार्टी को कह लीजिए, लेकिन हमने ये किया था और हम ये करेंगे, इसका हमारा वादा है और हम पूरा करेंगे। चाहे बहन अनीता हो, चाहे मेरे भाई जो दोनों बैठे हुए हैं, जब ना पूरा होगा तो आप बताइएगा, और किसने पूरा करने की कोशिश की ये भी बताइएगा। हमने अपने शिक्षा मित्रों को उस स्टैंडर्ड पे डाला था क्योंकि वो उस लायक थे। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था कि वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो सक्षम है शिक्षा देने में। तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन पास कर देना ही कोई एक मूल कारण नहीं होता है बराबरी का। ये संविधान सीधी बात कहती है कि अगर एक नौकरी है तो उसका वेतन भी सेम होना चाहिए। यही समता और समानता का अधिकार है जो हमको अनुच्छेद देता है। तो भाई सीधी बात एक बात पूछ रहे हैं कि अगर 3,500 रुपए में वो पढ़ा रहा था तो वो बहुत अच्छा शिक्षा मित्र था, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अगर वो 40,000 में पढ़ाने लगा तो साहब वो शिक्षा मित्र खराब हो गया कि वो ठीक से नहीं पढ़ाता था, वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहा था। तो 3,500 में वो स्वीकृति कैसे थी? फिर 10,500 आपने क्यों किया? क्या हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए शिक्षा मित्रों का कर दिया? आपने ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को कैसे किया? ये बात साबित करती है अमित चित्रांशी जी कि हमारे शिक्षा मित्र जायज थे, हमारे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे, और कम पैसे में पढ़ाने के बाद जब उनको एक शानदार नौकरी हासिल हुई क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, मेहनत से अपने आप को प्रूव किया था कि वो हमारे गांव के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। बावजूद इसके ये सरकार एक बदले की कार्रवाई की, और समय से अगर इनके लिए चाहती तो नियम कानून भी बना सकती थी। समय से अगर चाहती तो सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र और WS भी दाखिल करके इनके पक्ष में चीजों को का रुख मोड़ सकती थी, क्योंकि वैकेंसीज इनके हाथ में थी। जो बच्चे आपके गए थे उन बच्चों को आप मेन वैकेंसीज में देती और इनको आप उसी वैकेंसीज में पूरा कर सकते थे। लेकिन ये सरकार करना नहीं चाहती थी, इसने उलझाना चाहती थी, उलझा दिया। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, हम नहीं कह सकते कि हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि आकाश राय भाई बैठे हुए, अगर जरा भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन हमारी बहन को दिया या हमारे मित्रों को दिया, जिन्होंने 100 बार मिले, जो शिक्षा मंत्री भट्ट जी से मिले, उन्होंने इतनी बार आश्वासन दिया, जाते जाते कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए शिक्षा मित्रों का वोट, हमें उनका जीवन चाहिए, हमें उनका परमानेंट नौकरी चाहिए। हमें कोई शौक नहीं लगा हुआ है, आप पूरा कर दीजिए, आप वोट ले लीजिए, आप सरकार बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप ये जान लीजिएगा, अगर समाजवादी पार्टी आई तो समाजवादी पार्टी इनको पक्का भी करेगी, परमानेंट भी करेगी, और कोशिश हमारी होगी कि जिन लोगों की नियुक्ति हमने दी थी और जिनको हटाया गया है, हम उनको उसी समय से बर्खिता भी देंगे। ठीक बात है। इस पूरी बात में कपीश जी एक बात मुझे अच्छी लगी, जो अच्छा बोले, मैं हमेशा एक बात अच्छी लगी, वोट आप ले लो, वक्त है, अभी है वक्त, 3 महीने का वक्त है, आप परमानेंट इनको करो, इनकी मांगे पूरी कर दो आप। इससे अच्छी क्या बात है? 1,60,000 परिवार आपके साथ खड़े हैं, 1,60,000 परिवार। और राजनीति में ऐसा बड़ा दिल होना चाहिए। परिवार राजनीति कर किसके लिए रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं त्रिभुवन सिंह, अनीता श्रीवास्तव, संतोष भट्ट, अभय सिंह के लिए, यही प्रदेश के आवाम के लिए कर रहे हैं राजनीति। ये बड़ा दिल होना चाहिए और ये बड़ा दिल हर राजनीतिक दल को दिखाना चाहिए। मैं आकाश राय से फाइनली आज कमिटमेंट करवाऊंगा। वैभव जायसवाल के पास चल रहा हूं। वैभव जायसवाल, आप अपने तरफ से क्या करेंगे वो बाद की बात है। इस सरकार से बचे हुए 3 महीने में आप लोग करवाने के लिए कोई आप लोगों के पास तरीका हो? संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 बार कर दें। 1,60,000 परिवार की बात है वैभव जायसवाल जी, 1,60,000 परिवार, 10-5 परिवार, एक परिवार भी महत्वपूर्ण होता है। एक परिवार, 1,60,000 परिवार। संजय सिंह इस विषय को लेकर आगे बढ़े, ट्विटर पे दबाव बनावे, कम से कम पॉलिटिकल विपक्ष का प्रेशर तो भावे सत्ता पक्ष पे।
आशीष जी, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि 30 जून को जो इनको नियुक्ति पत्र देना था वो भी शायद सरकार रोक रही है 59,000 शिक्षक भर्ती में। अभी ना जाने अभी क्या उसमें और पेच आएंगे, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है। अभी बैठे हुए हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मंशा नहीं है कि वो इसका कुछ निवारण निकालना चाहते हैं इस सरकार के दौरान। आपने हमसे पूछा हम क्या करेंगे। हम आवाज बुलंद करने के लिए अपने साथियों की, हमने जो वंशराज दुबे जी के साथ, जो हमारे छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम सभी साथी और अपने अभ्यर्थी साथी, जो कि बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, सभी तरीके के अभ्यर्थी, उनके साथ पदयात्रा मैंने आपको बताया कि प्रयागराज से लखनऊ तक कर रहे हैं। और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम अपने तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि शायद हमारे द्वारा उठाए जाए कदमों से सरकार जो है शायद जागे। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं कि मेरी सरकार आएगी, उनकी सरकार आएगी। हम इस सरकार, जब तक ये मौजूद है, इस सरकार से काम कराने का प्रयास करेंगे। और ये सरकार अगर काम नहीं करती है, तब जब भी हमें मौका मिलता है, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम तो इनकी आवाज बने ही हुए हैं, लेकिन हम हर वक्त खड़े हुए हैं साथ में। और उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी की सरकार आती, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय किया जाएगा 24 घंटे के अंदर कि हमारे जो शिक्षक भर्ती जो बचे हुए, जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, इनका निवारण कैसे किया जाए। एक पूरा प्रारूप, एक रूपरेखा हमारे आने वाले शपथ पत्र, संकल्प पत्र या आप मैनिफेस्टो कहिए, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारी सरकार आने के बाद 24 घंटे के अंदर कैबिनेट की पहली बैठक होते ही इसका निवारण किया जाएगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूं। और रही बात अभी जो मौजूदा टाइम बची हुई है, 3 महीने 4 महीने हमारे पास हैं, उसमें हम जन आंदोलन होके आदरणीय संजय भाई के नेतृत्व में ट्विटर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से इस सरकार को तरीके से भी जगा कर अपनी विपक्ष की जो भूमिका निभाना हमारा कर्म भी है, निभा करके हम इनका हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अब किसी भी तरीके से कोई अजय जैसा हमारा साथी हमारे बीच से ना जाए। तकलीफ हो जाता है जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम कितने असफल हैं आज के समय में। और मुझे कहते हुए इस बात में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है कि ये विपक्ष की जो एकजुटता है उसकी भी कमी है आशीष जी। बिल्कुल बहुत मैं ऐसे हर बात का मैं स्वागत करता हूं। ये हमें वाकई शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारा कोई साथी अगर अवसादग्रस्त होकर अपने हक को मांगते मांगते थक जाए और थक करके दुनिया छोड़ दे, ये हमारे सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं हमारे सपा के बड़े भाई के रूप में कपिल जी बैठे हैं। शायद कपिल जी मुझे ना पहचानो, लेकिन मैं बड़ा ही आदर करता हूं। हम और कपिल जी एक ही जनपद के हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर सपा जो है एक विपक्ष का रूपरेखे के रूप में अगर कहे, एकजुटता के रूप में कहे, विपक्ष की एक बैठक के रूप में कहे, अगर वो बुलाते हैं, हमारे तरफ से नेतृत्व किया जाएगा। और हम सब विपक्ष के लोग क्यों नहीं मिलकर के इस सरकार को झंझोड़ने का काम करते हैं। मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं आज। हमने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी और तमाम लोग जो कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वो काम ये नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो भी भूमिका है, आने वाले समय में जिस भी सत्ताधारी पार्टी जो भी होगी, कब का तब देखेंगे। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में हम एक विपक्ष के रूप में बैठे हुए हैं और हमारा अपना भी कर्तव्य है कि हम अलग अलग ये लड़ाई न लड़के एक बार एक मंच पे आकर इनकी आवाज उठा दें। जी ठीक है वैभव। कंट्रोल रूम, एक बार अजय के परिवार, पत्नी, मां, उनकी पीड़ा को दिखाइए। वो एक बार आकाश राय देख लें और फिर मैं इनसे आखिरी जवाब लूंगा। कंट्रोल रूम चलाइए। आकाश राय, 10,000 रुपए में आकाश राय आवाज आ रही है आप तक? आकाश राय आवाज आ रही है आप तक? जी आकाश, आपने, मैं इसीलिए एक बार फिर से कम पीड़ा दिमाग में बार बार जब चोट करती है तो हो सकता है कोई निर्णय हो, उस समय आदमी उस समय हो सकता है कोई संकल्प ले ले। इसीलिए सुनवा रहा हूं कि अब तो संकल्प, एक बार संकल्प पत्र तो 4.5 साल पहले लिखा था, भूल जाइए। वक्त है अभी 3-4 महीने का। अब कोई, मेरे एक अपील है,
अब कोई 13 गिना दिया त्रिभुवन सिंह ने, 13 नाम मेरे पास फोटोग्राफ्स आए, वो फोटोग्राफ्स हृदय विदारक थे, उनको मैं दिखा नहीं सकता था, इसलिए नहीं दिखाया। अलग अलग शिक्षा मित्रों के, कहीं पेड़ पर, गांव के बाहर पेड़ पर अपने आप को फंदे पे लटका लिया शिक्षा मित्र, कहीं घर के अंदर अभी बंद था, घर पूरा प्लास्टर नहीं लगा और उसकी कुंडी से अपने आप को ऊपर छत में लटका लिया। वो तस्वीरें मैंने दिखाना नहीं चाहता था। आप ये बताओ कि ये दूसरा अजय प्रताप ना हो। आकाश जी, इतना आप कर दोगे, आजीवन ये सभी आभारी रहेंगे और मैं तो आजीवन आभारी आपका रहूंगा। आकाश जी, एक बात कहना चाहता हूं। आकाश जी, हाँ, आकाश राय, हाँ। आकाश राय कहाँ गए भाई? नहीं, आकाश राय कहाँ है? उनकी आवाज नहीं आ रही है। ये फोन कट कर दिया इन्होंने। भाई दोबारा जोड़िए इनको, आकाश राय को। ये स्थिति है, फोन अब कट हो गया। अभी तक बात हो रही थी, मैं फाइनल कमिटमेंट की बात आई तो देखिए आप लोग, फोन कट हो गया है। बात वही है, अब नहीं जुड़ेंगे तो भी। आकाश राय, आवाज आ रही है आपको? आकाश राय जी हाँ, मुझे बड़ी निराशा हुई, आप चले गए थे बिना जवाब दिए। नहीं, मैं गया नहीं, फोन कट गया। अब आप आप जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए जी। सवाल आप फिर से पूछिए, क्योंकि फोन कट गया तो मैं सुन नहीं पाया था। हाँ, बता रहा हूँ, फिर से बताऊंगा, आप सुनिए ध्यान से। आपका बीजेपी संगठन लगभग हर गांव में है, हर गांव में आपके बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है, जबकि आप लोग पन्ना प्रभारी तक बनाते हैं, वोटर लिस्ट में एक पन्ने का इंचार्ज। लगभग सभी गांव में मेरे शिक्षा मित्र भी हैं और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन शिक्षा मित्र कितने अवसाद में जी रहा है, या आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता कर सकते हैं। आप सच्चाई जान जाएंगे, कितनी गरीबी में, कितनी बदहाली में, कैसे उनका परिवार चल रहा है, क्या चल रहा है, और कौन शिक्षा मित्र किस गांव के थे और किस परिस्थिति में उनका जीवन लीला समाप्त हो गई, कितने लोगों ने फांसी लगाया, कुछ लगाया। ये आपके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी पता चल जाएगा अगर हमारी बातें आपको झूठी लग रही हैं। पहली बात यह सोच लीजिए। दूसरी चीज ये है कि कब तक अजय जी जैसे लोग घटनाएं घटती रहेंगी, कब तक? अभी मैं 138 शिक्षा मित्रों की चर्चा कर रहा था। सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बावजूद इनको कंप्यूटर की गलती से 69,000 में नियुक्ति पत्र नहीं मिला। डायरेक्टर साहब ने भी यह कहा कि कंप्यूटर की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अब कंप्यूटर बनाने वाले कंपनी से मैं संपर्क करूं, बताइए भाई आकाश राय जी। सवाल आप दोहरा देंगे तो बेहतर होगा, आवाज में मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि हर गांव में आपका संगठन है, शिक्षा मित्रों का दुख दर्द आप वहां से पता कर सकते हैं। अगर आपको त्रिभुवन सिंह, अभय सिंह की बातों पर यकीन नहीं है तो वहां से पता कर लीजिए, इनकी क्या दुख दर्द इनका सब पता करवा लीजिए। अगली बात यह है कि 138 जो इनके साथियों नियुक्ति रुक गई और उसके डायरेक्टर साहब बताए कंप्यूटर की गलती है, हमारी गलती नहीं है, तो ये जाए कहां? बिल गेट्स से, माइक्रोसॉफ्ट से, किससे संपर्क करें ये लोग? कंप्यूटर की गलती है। पहले बता दीजिए। हाँ। और नहीं, दोनों सवालों का मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली चीज तो ये कि लोग इन्होंने कहा कि गांव के कार्यकर्ताओं से पता कर लीजिए, तो हम लोग जमीनी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं और हमें सारी हकीकत पता है। और दूसरी बात, जो दूसरा सवाल इनका था, तो मैंने तो पहले ही कहा ना कि ये बात जो है मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि आपके आदेश के बावजूद ये काम नहीं हुआ। हो सकता है आपने कहा है, मैं कल मैं लखनऊ पहुंच रहा हूँ, ये बात मैं वहाँ पे इसका निदान किया जाए, तो मैंने पहले ही कहा है। विजय किरण आनंद जी 2 बार रेणुका मैडम के लेटर का जवाब नहीं दिया उन्होंने, जिसके कारण 138 लड़कों का नाम कल की सूची में नहीं आया 26 तारीख को। आज उनकी काउंसलिंग होनी थी। अरे अभी आपने ही कहा कि कंप्यूटर की गलती थी, मेरे पास फोन किया था, गड़बड़ी रहा हो कि हो गया हो, ये फाइल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइल आती है कोई सॉफ्टवेयर की वजह से, तो उसको सही किया जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं होनी चाहिए। और आपने जब आप मुख्यमंत्री जी के पास गए
तो मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात सुनी, ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, उन्होंने तो कहा नहीं इसको सही करो। मैं वही बात अभी भी कह रहा हूँ कि इसको सही भी रहना चाहिए। और कल में जब पहुंचूंगा लखनऊ उन्होंने ये काम नहीं किया, इसको जल्दी से कराया कर लीजिएगा। ठीक है, वक्त की कमी है, लेकिन वक्त की कमी के साथ मैं बता दूं आकाश राय जी, क्रांति जी, शिक्षा मित्रों का मुआवजा कब तक मिलेगा इसको भी बता कर जाइएगा। आकाश राय आप इन विषय पे, इन सभी विषयों पे मुख्यमंत्री से कब बात करेंगे? मैं निश्चित तौर पे मैं सुबह तक लखनऊ पहुंच जाऊंगा। मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, तीनों लोगों के संज्ञान में ये सारे मामले जो आपने इतनी अच्छी चर्चा कराई, जो भी यहाँ पे परेशानियां लोगों की उठ के आई हैं, इन चीजों को मैं लेके जाऊंगा। इसमें मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ दोबारा कि मैं कल लखनऊ पहुंचूंगा, निश्चित तौर पर इसकी चर्चा करूंगा। जो है एक प्रश्न बहुत सटीक बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछ लीजिएगा मेरे तरफ से। 1621 शिक्षकों की सूची आपने प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपलब्ध कराई थी, जो इस कोविड काल में दिवंगत हो गए। लगभग 250 शिक्षा मित्र हो गए। कुल लगभग 1900 के आसपास लोग शिक्षक कर्मी दुनिया छोड़कर गए। और वो पिछले, अभी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला था, पिछले माह में उन्होंने एक संत कबीर नगर शिक्षक के घर गए, उनको मुआवजा का चेक और उनके परिवारीजनों को नियुक्ति पत्र दिए। 1900 लोगों में क्या वही एक इकलौता कोई उनके खास व्यक्ति थे या क्या थे, या वहीं से खाना पूर्ति करके पूरा संदेश दे दिए कि हमने सभी शिक्षा मित्रों के प्रति, सभी शिक्षकों के प्रति सहानुभूति दे दिए। आकाश देखिए, इसमें सवाल इनके बहुत सारे हैं। आकाश, मैं कल शाम में आपसे उम्मीद करता हूं कि कल शाम में हमारे संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे। उस समय आप ठोस जवाब बता पावे, जो हम इन लोगों को भी जवाब दे सके कि आपने शिक्षा मंत्री से क्या बात की, डिप्टी सीएम से क्या बात की और मुख्यमंत्री से क्या बात की। मैं ये चाहता हूँ, हाँ, निश्चित तौर पे और मैं बात करूंगा, ये जो भी विषय उठाए गए हैं इस डिबेट में, इन सारी विषयों की यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा और उसका निदान का प्रयास किया जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, शिक्षा मित्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी करी थी, आज भी करी है। जब कोर्ट का उस समय कल रात 8 बजे आकाश राय हमारे संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे। कल रात 8 बजे तक बहुत अच्छी थी भाजपा, हम लोग के साथ खड़ी थी। 2017 से 2022 तक नहीं खड़ी। केवल एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से कि मृतक परिवार के परिजन को मुआवजा कब तक मिलेगा? मुआवजा कब तक मिलेगा? मुआवजा। एक सवाल, हाँ बताइए, आप भी अपना सवाल बताइए। क्रांति जी, एक सवाल का जवाब आकाश राय जी दे। हाँ बोलिए। आकाश राय जी, आपने कहा कल हम लखनऊ पहुंच रहे हैं, लखनऊ आप पहुंच रहे हैं, हमारी सारी बातें आपने सुना। आप मुझे एक प्रश्न का ही जवाब कल हमारे क्रांति जी ने कहा संवाददाता के माध्यम से लूंगा, आप हमारा स्थायी निदान कब करें? आप हमारा देखिए बात ये बात कही है तो मैं उसकी और स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संपर्क और संवाद में विश्वास रखती है। और आप मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आप लोगों का अगर कोई पीड़ा है तो मैं उस पीड़ा को लेकर जाऊंगा उच्च नेताओं के साथ, अपने मुख्यमंत्री जी के साथ और सारे लोगों के साथ। लेकिन आज कोई तो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें संवेदनशील व्यक्ति है कि वो खुद आप लोगों को समझ रही है, आप खुद जाकर मिलकर उनसे चर्चा कर ले, कहाँ समझ रहा है आप उनको? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को रात में 10 बजे आप करेंगे, 12 बजे रात में करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा इसी सत्र में। भट्ट जी, यही बात है कि हमारी कोशिश है कि इसी 3 महीने में ये अंजाम तक पहुंचे। इस मामले में कपिल श्रीवास्तव जी और वैभव जायसवाल जी दोनों ने खुल के कह दिया है कि भाई आप वोट लो, सरकार बनाओ,
कल्याण कर दो इन लोगों का, इनका हक इनको दे दो। तो इस मामले में विपक्ष भी साथ खड़ा है सत्ता पक्ष के। बहुत कम मामले होते हैं जहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ समर्थन में खड़ा हो। ये पहला मामला है। मैं खुल के कह रहा हूं, सरकार सुने, आकाश राय के जरिए भी सुनेंगे और मुझसे सीधा भी सुन ले। पहला एक ऐसा मामला है, आपके हाथ में, आप समझ लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है आपके लिए कि यहां पर कपिल श्रीवास्तव भी नहीं भग सकते हैं, वैभव जायसवाल भी नहीं भग सकते हैं, यानी अखिलेश यादव जी भी है और संजय सिंह जी भी, दोनों आपके दोनों हाथ पकड़ के खड़े होंगे। योगी जी, आप शिक्षा मित्रों के हक की जो बात है, जो हक है उनका हक उनको सौंपिए और 1,60,000 परिवारों का आशीर्वाद लीजिए 22 से पहले। मेरा यही निवेदन है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आकाश राय से कल रिपोर्ट पूछूंगा ही कि आप लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी, हमेशा राम राज की संकल्पना की बात करती है। तो इतना योगी जी, पूजनीय मुख्यमंत्री जी, इतना ध्यान रखिए कि राम राज की संकल्पना में ही है, रघुकुल रीत सदा चले आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। 4.5 साल पहले जो वचन संकल्प पत्र में लिखे थे आप लाल पीले नीले कलम से, भगवान राम भी ना खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाई ये राम जी के लिए लिखा है। राम को रुष्ट करके राजनीति भी नहीं खो सकती है। तो इसलिए राम को रुष्ट मत करिए। 4.5 साल बीत चुका है, 3 महीना बचा है। प्रभु राम को प्रसन्न कर दीजिए, क्योंकि वचन पूरा करेंगे तभी प्रभु राम प्रसन्न होंगे। इसलिए निवेदन है मुख्यमंत्री जी, वचन पूरा करिए। वचन जिस दिन आपने पूरा किया, मैं उस दिन कपिल श्रीवास्तव जी को बुलाऊंगा, वैभव जायसवाल जी को ही बैठाऊंगा और इनसे भी धन्यवाद, 1 घंटा धन्यवाद दिलवाऊंगा और कहूंगा तारीफ करिए आप लोग मुख्यमंत्री जी की। और त्रिभुवन सिंह भी होंगे, संतोष भट्ट भी होंगे और जो है अभय सिंह भी होंगे। बस निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं भी निवेदन अपने भाइयों की तरफ से कर रहा हूं कि इनका हक जिसको आपने देने का वादा किया था 4.5 साल पहले, वो हक दे दीजिए। अन्यथा आप हक नहीं देंगे, हम इनकी आवाज बने रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। आकाश राय कल बताते हैं क्या करेंगे। उसके बाद जब भी ये शिक्षा मित्र अपने हक की बात उठाना चाहेंगे या इनके हक की बात उठानी होगी, मैं उस समय हर वक्त हाजिर रहूंगा। कपिल श्रीवास्तव जी, वैभव जायसवाल जी और इनकी पार्टी को भी आमंत्रित करता रहूंगा। धन्यवाद।